वन टू थ्री स्टार्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह ममता बनर्जी एवं अखिलेश यादव से भेंट की और विपक्षी एकता पर जोर दिया, उससे यह प्रतीत होना स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल तेज हो रही है। इसके पहले नीतीश कुमार दिल्ली आकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। वह केवल विपक्षी एकता की धुरी बनते हुए ही नहीं दिख रहे, बल्कि यह भी आभास करा रहे हैं कि उनकी पहल विपक्षी दलों को एक मंच पर ला सकती है। यह भविष्य बताएगा कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि फिलहाल विपक्षी एकता राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन रही है। यह कोई नई बात नहीं है। जब भी विभिन्न दलों के नेता भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की बात करते हुए मेल मिलाप करते हैं, तो वे चर्चा में आने के साथ ही मीडिया में भी स्थान बना लेते हैं, लेकिन फिर बात आगे बढ़ती नहीं दिखती। कहना कठिन है कि इस बार क्या होगा, लेकिन यदि विपक्षी दल वास्तव में भाजपा के विरुद्ध कोई ठोस विकल्प खड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी एकजुटता का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि भाजपा हटाओ एक नारे की शक्ल तो ले सकता है, लेकिन वह जनता को आकर्षित नहीं कर सकता। जनता को आकर्षित कर सकता है ऐसा कोई एजेंडा जो यह रेखांकित करता हो कि विपक्षी दल आपस में मिलकर देश को क्या दिशा देना चाहते हैं और वे यह काम कैसे करेंगे। क्या यह उचित नहीं होगा कि विपक्षी दल भाजपा हटाओ या मोदी हराओ का नारा लगाने के स्थान पर यह बताएं कि देश के लिए उनका साझा एजेंडा क्या है। यदि विपक्षी दल अपनी एकता को लेकर गंभीर हैं, तो फिर उन्हें अपना कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें इस प्रश्न का भी हल खोजना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। अभी तो ऐसा लगता है कि विपक्ष का जो भी नेता विपक्षी एकता की पहल करता है, वह प्रधानमंत्री पद के लिए स्वयं की दावेदारी आगे बढ़ाता है। बात केवल इतनी ही नहीं है। कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो या तो कांग्रेस को सीमित भूमिका में देखना चाहते हैं या फिर उसके बिना विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। जो भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं, वे इसलिए सफल नहीं हो सकते क्योंकि तमाम कमजोरी के बाद भी कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और उसके बिना विपक्षी दलों की एकता ठोस आकार नहीं ले सकती। इसी तरह इस प्रश्न को टालने से भी बात बनने वाली नहीं है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री की दावेदारी का फैसला
चुनाव नतीजों के बाद होगा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आखिरकार पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस तरह 1 महीने से अधिक समय से दोनों के बीच चल रहा चूहे बिल्ली का खेल समाप्त हो गया। पंजाब सरकार अब अपने कंधे थपथपा रही है कि उसने शांति भंग करने वालों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की है, जबकि अमृतपाल ने कहा कि उसने आत्मसमर्पण किया है। अमृतपाल पिछले करीब 6 महीने से वारिस पंजाब दे नामक संगठन के जरिए खालिस्तान के समर्थक में लोगों को उकसा रहा था। इस बात के भी प्रमाण उजागर थे कि उसे ब्रिटेन में बैठे खालिस्तान समर्थकों से मदद मिल रही थी। पंजाब में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ ली और सिख धर्म की रक्षा का नारा बुलंद किया था। इस तरह उसने अच्छी संख्या में युवाओं की अपने साथ खड़ा कर लिया था। उसकी ताकत तब समझ में आई जब उसके एक समर्थक को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हथियारबंद होकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। आखिरकार उसके उस समर्थक को छोड़ना पड़ा था, मगर अमृतपाल तभी से पंजाब पुलिस की नज़र में चढ़ गया था। अजनाला की घटना के बाद वह इतना उदंड हो गया था कि खुलेआम केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को चुनौती देने लगा था। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में मदद की और पुख्ता रणनीति के तहत उसे पकड़ने की कोशिश की गई, मगर पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल भाग निकला और करीब 35 दिनों तक छिपता फिरा। फिर पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव के गुरुद्वारा में उसके होने की सूचना मिली और बिना किसी कवायद के वह पकड़ा गया। अमृतपाल के सभी प्रमुख समर्थक पकड़े जा चुके हैं। इस तरह उसके पकड़े जाने के बाद अब खालिस्तान के समर्थन में भड़काई जा रही चिंगारी के शांत पड़ जाने की उम्मीद की जा रही है। पंजाब सरकार ने भी चेतावनी दी है कि जो भी राज्य में शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह की कोताही किसी बड़ी आतंकी साजिश को हवा दे सकती है। ऐसे में अमृतपाल वहाँ अलगाववादी आंदोलन भड़काने की कोशिश कर रहा था। फिर भी पंजाब पुलिस उस तरह सख्ती बरतती नज़र नहीं आई थी जैसी अपेक्षा की जाती है। क्या वजह थी कि अजनाला थाने पर हमले के बाद भी उसे निर्भय घूमते रहने का मौका दिया गया और वह पत्रकारों को साक्षात्कार दे रहा था? फिर जब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने के लिए सक्रिय हुई तब भी वह कैसे पुलिस घेरे के भीतर से भाग निकला? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। 35 दिनों तक वह लुका छिपी का खेल खेलता रहा। कभी कहीं किसी सीसीटीवी में वह नज़र आ जाता तो कभी कहीं, जबकि उसे पकड़ने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस मिलकर तलाशी अभियान चला रहे थे। कैसे
उस तक पहुँचने में उनका खुफिया तंत्र इतने समय तक नाकाम रहा। अच्छी बात है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में किसी तरह का बड़ा उपद्रव नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि अमृतपाल का कोई बड़ा जनाधार था भी नहीं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि पंजाब सरकार को इतने भर से संतोष कर लेना चाहिए। सतत निगरानी रखनी पड़ेगी कि उसकी सुलगाई चिनगारी फिर न धधकने पाए। स्टॉप।